लोगों ने नेताओं की एंट्री बंद कर दी थी, वो चालू हो अलग अलग वापस वो चालू हो जाएगा और उसके बाद न जाने क्या होने वाला है. In any event, we'll come back to Maharashtra later, but at the moment, let's go straight across to Bihar. At the moment, with us from the RJD, the Rashtriya Janata Dal, the Honorable Mr. Lalu Prasad's party, we have Mr. Arun Kumar. Arun Kumar ji, namaskar. We can't hear you, Mr. Arun Kumar. I think are you on mute, sir? Is your phone on mute? Arun Kumar ji. सर कुछ बोलेंगे जरा. Can't hear you, sir. Gentlemen, can you check the audio, please? I think there is a problem with the audio. I can't hear him. Arun Kumar ji, can you hear me, sir? आवाज जा रही है? हाँ, अब आ रही है सर. अब फर्स्ट क्लास आ रही है. अब बढ़िया आ रही है. जबरदस्त. अरुण कुमार जी नमस्कार. 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 मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मेरे साथ में है एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी. आप नेशन नाउ पर हैं. आपका नेशन नाउ में स्वागत है पहली बार. अरुण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. अरुण कुमार जी एक छोटा सवाल पहले आपसे पूछना चाहता हूं. असल में सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है. बिहार में हाल ही में 3 पुल बह गए. एक पुल तो अररिया में उद्घाटन के पहले ही टूट गया. ये क्या हो रहा है सर? इसको जरा समझाएंगे प्लीज, क्योंकि हो सकता है कि मेरे में इतना दिमाग ना हो कि उद्घाटन के पहले पुल कैसे टूट सकता है, ब्रिज कैसे टूट सकता है सर. अरुण कुमार जी. नहीं राजीव जी, आपका सवाल जायज है. अररिया में ही नहीं, अररिया के बाद सिवान में, सिवान के बाद मोतिहारी में लगातार मतलब एक हफ्ते के अंदर 3 पुल जी. और आप देखेंगे 3 साल के दौरान 1 दर्जन पुल. 1 दर्जन 12 पुल. 1 दर्जन 12 पुल किशनगंज में, मोतिहारी में, भागलपुर में, सहरसा में, पटना में. इसमें कई पुलें ऐसी है उद्घाटन के पहले बह गए. मतलब इसे साफ स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि पुल पुलिया निर्माण के नाम पर जम के भ्रष्टाचार कर रही है नीतीश भाजपा की सरकार बिहार में जी. और निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वहां से लेकर जो सरकार में बैठे इनके मिनिस्टर हैं, तमाम लोगों तक जो है तीसी का खेल होता है. तो फिर आप समझ सकते हैं पुल तो बहेंगे ही. और खास करके बिहार में 17 साल से एनडीए की सरकार है और अपने आप को सुशासन वाली सरकार कहती है, भ्रष्टाचार मुक्त वाली सरकार कहती है. ये भारतीय जनता पार्टी कहती है और हमारे नीतीश बाबू कहते हैं. लेकिन उसके पलट यहाँ सारा काम होता है. पुल पुलिया के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है अब बयान नहीं कर सकते. बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ का कंकर पत्थर भी जानता है. लेकिन ये लोग लंबी चौड़ी बातें करें. कई आप देखेंगे 2015 के बिहार विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे प्रचार में. वो लंबी लिस्ट लेकर आए थे और वो गिनाते थे और सारी बातें पब्लिक डोमेन में कि 33 घोटाले का आरोप लगाते थे नीतीश जी पर. सृजन घोटाला से लेकर कोक घोटाला से लेकर बांध घोटाला से लेकर आप पुल पुलिया घोटाला से लेकर कई बहुत नल जल घोटाला से लेकर मेगा घोटाला से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर कई दर्जनों अंबार लगाते थे. लेकिन अब मोदी जी पुनः फिर नीतीश बाबू के साथ हैं तो वो फिर अब सुशासन की जब चुनाव में ही आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी. और आपने देखा होगा आज हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सादर पूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल किया है और आग्रह किया है कि आप तो चुनाव में आते हैं तो एक ही रट लगाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान. 90 के पहले वाला बिहार, मतलब महाजंगल राज, तरह तरह की बातें करते हैं. और उन्होंने, आप लोगों ने भी देखा होगा, और आज तो डिबेट का यही बहस है जो भी बिहार के रीजनल चैनल है
और नेशनल चैनल पर भी चल रही है। 3 दिन में 33 हत्याएं, ये है सुशासन बिहार में। जी। और आपने देखा होगा कल तो सीबीआई की टीम पर जानलेवा हमला हुआ बिहार के नवादा में। शायद आप लोगों के तरफ अखबार में छपी कि नहीं, वो नेशनल छपी है सर, चैनल छपी। चलाया कि नहीं चलाया, वही नरेंद्र मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी। जब बंगाल में सीबीआई के ऊपर कातिलाना हमला होता है या किसी तरह का हमला, तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, वहां महाजंगल राज है, विधि व्यवस्था चौपट हो गया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहीं आज देखिए बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई टीम पर हमला होता है, दिन दहाड़े हत्याएं होती है, घर में लोग सुरक्षित नहीं, घर में घुसकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दो डिप्टी सीएम हैं, मुंह पर ताला लगा हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी तक भी संदेश तो जाता ही होगा। और तो अरुण कुमार जी ये बताइए, अरुण कुमार जी ये बताइए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मैं 3 बार तो मुझे याद है, मोदी जी ने ये वादा किया था और नीतीश कुमार जी ने भी ये कहा था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा जरूर मिल जाएगा। अभी तक तो मिला नहीं शायद, आपको लगता है कि अब मिल जाएगा क्योंकि अब नीतीश जी साथ में हैं? देखिए बिल्कुल राजीव जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये बिहार वासियों का बहुप्रतीक्षित डिमांड है और डिमांड रहा है। और खास करके हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार आवाज उठाते रहे। और ये तो आपने सही ही कहा, बिहार वासियों का तो मांग था ही। 2014 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया की जनसभाओं में उन्होंने खुद ही कहा था कि हमारी जब 14 में सरकार बनेगी केंद्र में, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे जी, स्पेशल पैकेज देंगे, क्या क्या नहीं। हम लोग लगातार उनके द्वारा जो भाषण का क्लिप है चलाते ही कहा। लेकिन 14 में आपने देखा बिहार की जनता ने 39 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को देने का काम किया, और पुनः फिर 2019 में भी 39 सीट और 14 में 32 सीट। तो लगातार बिहार की जनता भरपूर झोली भर के उनको सीट देने का काम किया लोकसभा में। लेकिन 10 साल में उन्होंने क्या किया, जो भी प्रॉमिस किया था पर्सनल बिहार वासियों के साथ, चाहे चीनी मिल चालू करने की बात उन्होंने कही, खुद मोतिहारी आए थे चुनावी सभा में, उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनेगी और दोबारा जब मैं मोतिहारी आऊंगा तो ये जो बंद पड़ी चीनी मिल है, इसी बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाएंगे और इसी फैक्ट्री का चीनी का चाय पियेंगे। लेकिन आज और उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा, ये भी कहा। हाँ, उद्घाटन भी। वही नहीं, अमित शाह जी ने पूर्णिया एक सभा में कह दिया कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो गया, जबकि चालू नहीं हुआ था, जबकि उनका प्रोमिस था पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। एक सेकंड अरुण कुमार जी, एक सेकंड मुझे अपने दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद लोगों को मालूम नहीं है। व्हाई डज बिहार नीड स्पेशल स्टेटस? बिहार को स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि याद रखिए बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक झारखंड और एक बिहार। बिहार में, झारखंड में जो सारी मिनरल वेल्थ थी, जो सारे माइंस थे, जो सारी इंडस्ट्री थी, वो पूरी झारखंड में चली गई। बिहार में एग्रीकल्चर के अलावा आज की तारीख में और कुछ नहीं है। अब आप बोले अरुण कुमार साहब। बिल्कुल आप सही, आपका सवाल है और हमें लगता है राजीव जी आप बिहार के हर सवालों से अवगत हैं, बहुत खुशी की बात है। और ठीक ही आप कहा, अब एग्रीकल्चर के सिवा कुछ नहीं, और उसमें भी आधा पार्ट जो है बाढ़ में चला जाता है और आधा भाग जो है बिहार का सुखाड़ में। आप समझ सकते हैं जी क्या स्थिति होगा बिहार का। और बिहार गरीबी के मामले में सबसे पीछे, तब हर क्षेत्र में एक भी कल कारखाने नहीं। 17 साल एनडीए की यहाँ सरकार है, एक सुई की फैक्ट्री नहीं खुली। आप देखते होंगे हमारा बिहार के लोग पलायन करने पर मजबूर। हर परिवार से 2 व्यक्ति, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो,
देश के कई हिस्सों में पलायन करके वहां रोजी रोटी के कमाने के लिए जाते हैं, बिहार छोड़कर, परिवार छोड़कर। और 17 सालों में राजीव जी, इन लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का हब बना दिया। तो प्रदीप जी, अरुण कुमार जी, आई जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन। अरुण कुमार जी, लालू यादव जी, आरजेडी वो पार्टी संघर्ष से निकला है, इमरजेंसी से निकला है, जयप्रकाश वो मूवमेंट से निकला है, राम मनोहर लोहिया जी के आइडियोलॉजी से निकला है। मगर आज मोदी जी का कहना है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले पार्टी और लोगों के साथ आज लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव जी पार्टी और संघर्ष इमरजेंसी के खिलाफ था। आज लोकतंत्र को घोटने वाले से, लोकतंत्र को यानी संविधान को चोक करने वालों के साथ आप खड़े हो, तो कैसे? ये ठीक नहीं है। आप आज नहीं कह सकते हो कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बिकॉज आप उनके साथ खड़े हो जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर दिया था। अरुण कुमार जी। राजीव जी, उस वक्त की जो लड़ाई था, उस वक्त का जो डिमांड था, उसके खिलाफ हमारे आदरणीय नेता ने संघर्ष करने का काम किया। लेकिन आपने देखा 10 वर्षों के दौरान उनसे कहीं ज्यादा अत्याचार नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया, संविधान को ठोस पहुंचाने का काम किया। कई ऐसे निर्णय लिए गए बगैर विमर्श का, संविधान के विपरीत। और 10 सालों में आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम किया, गरीबों को चोट पहुंचाने का काम किया, आरक्षण को समाप्त करने की बात इन्होंने करने का काम किया। आपने इसी चुनाव में देखा होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इनके सारे नेताओं ने कहा, हमें तो 400 पार चाहिए, 400 पार का नारा देने का काम किया। कई जगह खुले मंच से खुलेआम कहने का काम किया कि 400 नारा हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो ये तानाशाही, उस तानाशाही और उस इमरजेंसी से कहीं लाख गुना ज्यादा इन्होंने थोपने का काम किया, तानाशाही तरीके से काम करने का काम किया। सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में लेकर अपने अनुसार चलाने का काम किया। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो। आज देखिए ना देश का क्या हाल है। देश में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो इसकी कोई चिंता नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। और बिहार और देश की जनता ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया, तानाशाही को लगाम लगाने का काम किया। आपने देखा 400 पार की नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, 400 से अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कह रहा था गली गली में घूम के इनके नेता 400 पार, 400 पार। बिहार में भी 40-40 का नारा देते थे। बिहार और देश की जनता ने इसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। लेकिन अरुण कुमार जी, जो बिहार से उम्मीद थी, बिहार से जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। उम्मीद ये थी कि तेजस्वी यादव जी एटलीस्ट 15 या 20 सीट लेकर के आएंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो मतलब बहुत कम पे मतलब लिमिट हो गई। वो किस वजह से हुआ, वो जरा बताएं प्लीज। देखिए राजीव जी, ऐसा नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी लगातार मुद्दे की बात करते रहे पूरे चुनाव में। अगर आप देखे होंगे, और प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ तक कैंप, यहाँ तक रात्रि विश्राम करना पड़ा। और ऐसा उनको फीडबैक आंतरिक रूप से बिहार से मिला कि उनको सड़क पे आना पड़ा, रोड पे उतर के वोट मांगना पड़ा। तो अब उम्मीद निश्चित रूप से था, लेकिन आप देखेंगे वोट परसेंटेज में उछाल आया 2019 के बनिस्पत इंडिया गठबंधन को। जैसे हम लोग महागठबंधन 2019 में लड़ी थी, और इस बार इंडिया गठबंधन के रूप में हम लोग लड़ने का काम किए। अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी के पीछे 34 हेलीकॉप्टर चलता था, 34 नेताओं का दर्जनों सभाएं विभिन्न क्षेत्रों में होता था पर डे। लेकिन अकेले दम पर 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने जन सरोकार के सवाल पर नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को घेरने का काम किया और धूल भी चटाने का काम किया। ऐसा नहीं, उनका अरुण कुमार जी जो पीडीएस स्कीम यूपी में चला था, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के जो पीडीएस स्कीम
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वैसे कोई फॉर्मूला क्या यहां पर कर नहीं पाए? यहां पर क्या जाति समीकरण जो बीजेपी ने कर दिया था, बीजेपी, नीतीश कुमार, पासवान और मांझी सब मिलकर जो एक जातीय समीकरण एकदम फर्स्ट क्लास बिठा दिया, क्या आप वहां पर थोड़ा कम रह गए? आप कोई स्कीम, वैसे पीडीए वाली स्कीम यहां पर चला नहीं पाए, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए? अरुण कुमार जी। नहीं, बिल्कुल हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कन्विंस करने का काम किया। और आपने देखा होगा 17 महीनों का जो महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, उस सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे और उन्होंने जो प्रोमिस किया था बिहार की जनता से, नौजवानों से 10 लाख नौकरी देने का, तो 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। और तेजस्वी यादव जी के प्रण के कारण ही जाति आधारित गणना भी बिहार में हुआ और जाति आधारित गणना करा के उनको सार्वजनिक करने के बाद आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया। आपने देखा होगा कई 4 लाख से अधिक शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। वहीं 2,19,000 शिक्षकों की नियुक्तियां करने का काम किया सिर्फ शिक्षा विभाग में। तो ऐसा नहीं, लेकिन तो पर भी और बेहतर हम परफॉर्मेंस कर सकते थे। और हमारा A to Z का नारा था, माय और बात का जो है कि इन्होंने हम लोगों ने नारा देने का काम किया। मतलब अगर आप पिछड़ा, महिला, हर जाति वर्ग को हम लोग लेके चलने का काम किया। एनडीए ने तो एक भी महिला को, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं देने का काम किया, एक भी कुशवाहा को देने का काम नहीं किया, एक भी मुस्लिम समाज के लोगों को देने का काम नहीं, देने का काम टिकट नहीं। लेकिन फिर भी आपकी सिर्फ 4 सीटें आई ना सर। नहीं, 4 सीटें राजीव जी, 4 सीट आया राष्ट्रीय जनता दल, हम 0 पर थे, 4 पर आए। और दर्जनों सीट अगर देखेंगे क्लोज फाइट में, और बहुत कम मार्जिन वोट से हम लोग हारे हैं, ऐसा नहीं। और आप एनडीए के साथी बहुत कम वोटों से दर्जनों सीट जीते हैं। अब 19 का अगर देखेंगे तो 3 लाख से 3.5 लाख से वोट से चुनाव एनडीए के लोग जीत कर गए थे। वही इस बार का देख लीजिए, कहीं 50,000 जी, सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है, जरा सुन लीजिए, सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि प्रदीप जी और मैंने तेजस्वी यादव जी की रैलीज देखी हैं। अरे पटना का जो गांधी मैदान है, पहली बार देखा, इतने मतलब खचाखच भर गया, इसके पहले कभी देखा नहीं था। तो ये लग रहा था कि जिस प्रकार भीड़ आ रही है तेजस्वी यादव जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, लग ये रहा था कि मिनिमम 20 के 25 सीट आएगी तेजस्वी यादव की। तो वो सिर्फ 4 पे जो रह गई, उसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं स्ट्रैटेजी फेल हो गई, क्या हुआ, कि जो भीड़ आई है ये वोटों में तब्दील नहीं हुई या कुछ और हुआ है। अरुण कुमार जी। कैन यू हियर मी सर? नहीं, ऐसा नहीं राजीव जी, वोटों में तब्दील हुआ तभी तो इंडिया गठबंधन को 2019 के बनिस्पत 40 लाख से अधिक वोट मिले, 40 लाख से अधिक वोट मिले, वोट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी हुई, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं जो उम्मीद था, देश के लोग जिस निगाह से बिहार को देख रहे थे, उस अनुरूप और बेहतर हम लोग प्रदर्शन करते तो और बहुत बेहतर होता हम लोगों के लिए। हाँ, लेकिन जहां किसी प्रकार की चूक हुई है तो उस पर हमारे तमाम नेता, पार्टी के नेता मंथन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और उसको हम लोग अरुण कुमार जी, नीट स्कैम आज पूरा देश में चर्चा का विषय है और आने वाले जो अभी जो सेशन चल रहा है लोकसभा में, उधर बहुत हंगामा होने वाला है पार्लियामेंट में नीट स्कैम को लेकर। मगर नीट स्कैम को लेकर इवन बिहार में बहुत सारे अरेस्ट हो चुका है, बहुत लोगों को अरेस्ट किए, करोड़ों के जो घपला हुआ, लोग जो गैंग थे, ऑपरेटर थे उसमें। मगर ये आरोप बीजेपी वाला लगा रहे हैं कि तेजस्वी जी के ऑफिस तक करप्शन के जो सीढ़ी है, जो लिंक है, वो पहुंचता है। तो क्या तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से लिंक अप कर रहे हैं बीजेपी, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल कहीं कोई सच्चाई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ही रहा है अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए आप प्रोपेगेंडा और अफवाह फैला दो। आपने देखा जब हम लोगों ने सच्चाई को रखना शुरू किया
तो सारे एनडीए नेताओं भाजपाइयों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। सबों का पिक्चर जारी करने का काम हम लोगों ने किया, राष्ट्रीय जनता दल ने किया, तेजस्वी यादव जी ने किया। यहीं तक आधिकारिक हो तो पॉलिटिकली बयान उनका था, लेकिन बिहार के जो बिहार प्रशासन है, बिहार पुलिस है, ईओयू है, उन्होंने प्रूफ करने का काम किया। भाई संजीव मुखिया जो इस गिरोह का माइंड मास्टर है, अमित आनंद, नीतीश कुमार और कई चिंटू पिंटू, इन लोगों का कनेक्शन साफ स्पष्ट है एनडीए नेताओं से, मुख्यमंत्री से साफ। उस पर तो ये लोग जवाब दे नहीं पा रहे। आनंद जो है, अमित आनंद जो है मुख्य आरोपी, उसका तस्वीर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के साथ है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके ऑफिशियली स्टाफ वो रह चुके हैं। उनके सारे सोशल मीडिया को हैंडल अमित आनंद करने का काम करता था। उनकी माँ जदयू नेत्री है, सत्ता पक्ष दल की राजनीति करती है। वहीं संजीव मुखिया की पत्नी एलजेपी से 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। तो कई प्रूफ ऐसे सामने आ चुके हैं। तो ये लोग जो है डबल इंजन की सरकार है। जहां जहां देखिए नीट में, चाहे हरियाणा की बात कर रहे हैं, वहां बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, आपको गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 6 स्टेट से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। तो कनेक्शन सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये शिक्षा माफिया है। ये जो पेपर लीक करने वाले माइंड मास्टर है, खुलासा हो चुका है। तभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी शपथ ग्रहण के बाद, शिक्षा मंत्री बनने के बाद आते हैं और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एनटीए को बचाने का काम करते हैं। कहते हैं किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। फर्स्ट स्टेज में एनटीए भी कहती है कि वह किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने आंख दिखाना शुरू किया तो हाँ कहा ग्रेस मार्च में धांधली हुई है। फिर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, कहते हैं हाँ गड़बड़ी है, अब गड़बड़ी नजर आई है। जबकि बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस ने, ईओयू ने वो पूरा सबूत पेश कर दिया है कि क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है। कई मतलब जो है कह सकते हैं कि सबूत का अंबार है। उसके बावजूद भी आज तक धर्मेंद्र प्रधान मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और न ही जो 24 लाख छात्रों का ये भविष्य का सवाल है, 24 लाख नीट के अभ्यर्थी पिछले कई हफ्तों से सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि भाई अगर इसमें धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, साफ स्पष्ट सबूत है, तो भाई अविलंब इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जाता है। रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसकी इंक्वायरी हो। लेकिन आप देख रहे हैं ये दोनों मांगों से भारत सरकार और ये जो शिक्षा मंत्री हैं कन्नी काटने पर तुले हुए हैं। कोई मतलब सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई तो जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है और कितना छात्रों के एजेंसी न्याय दिला पाएगी जग जाहिर है। तो मोटा मोटी कह सकते हैं नीट में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संलिप्तता है, केंद्र सरकार में और बिहार सरकार में बैठे लोगों की जो संलिप्तता है, उसे बचाने के लिए ही इन्होंने सीबीआई को एक जो है कि जांच करने का आदेश दिया है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि नीट के अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा। अरुण कुमार जी, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी जो आप बार बार कहते हैं पलटू राम फिर पलट जाएगा या मोदी जी के साथ 5 साल निभाएगा? बिकॉज जब तक नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी की सरकार एकदम स्थिर है। नीतीश कुमार हट गया या फिर पलटी खा गए तो गिर जाए। हाउ डू यू सी, क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार जी धर्म निभाएंगे? देखिए प्रदीप जी, ये तो केंद्र सरकार 2 बैसाखियों पे चल रही है, नेंगरी लेंगरी सरकार ऑक्सीजन पे चल रही है। और नीतीश जी के संबंध में क्या कहना, उनका तो इतिहास आप जानते ही हैं और सारे लोगों को उम्मीद रहता है और वो उम्मीद के किरण है। वो कभी भी किसी भी वक्त किधर भी जा सकते हैं, किधर भी पलटी मारेंगे, उनको भी ये पता नहीं रहता है।
तो इस पर ये कोई कौन गारंटी देगा? ये मोदी जी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। वो बेरोजगारी की गारंटी दे सकते हैं, महंगाई बढ़ाने की गारंटी दे सकते हैं, लोकतंत्र को लहूलुहान करने की गारंटी दे सकते हैं, संविधान के विपरीत कदम उठाने की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन वो दे गारंटी कि नीतीश जी उनके साथ रह जाएंगे 5 साल? नहीं। तो आपको लगता है अरुण कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी एसेंशियली जो है, अगर देखा जाए, ये मैं हर एक से सवाल पूछता हूँ, इससे अकेले आप इसे नहीं पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार जी धर्मनिरपेक्ष परंपरा से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए ठीक है, एनडीए के साथ वो रहे, बिहार में उन्होंने सरकार चलाई वगैरह, लेकिन उस वक्त अगर अच्छी तरह देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामक नहीं थी अपने एजेंडा को लेकर के। क्या अभी नीतीश कुमार जी वो वाला एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको सहन कर पाएंगे, अरुण कुमार जी? देखिए, हमें तो नहीं लगता है, और नीतीश जी ही की बात क्यों करते हैं, चंद्रबाबू नायडू की ही बात कर जी। लें। ये दोनों जो प्रमुख घटक दल हैं, जिसके सहारे एनडीए सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो हमें तो नहीं लगता है उस तेवर में आने के बाद, जिस तेवर में काम करते आए हैं 10 साल नरेंद्र मोदी जी, उस तेवर में अगर बदलाव लाते हैं तो ठीक है। अगर उसी अंदाज में काम करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक उस अंदाज को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी सहन कर पाएंगे, क्योंकि इनके डीएनए में धर्मनिरपेक्षता, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर नीतीश जी वापस आते हैं तो क्या उनका स्वागत होगा? आपसे पूछ रहा हूं। मेरे स्वागत, वो तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। ये कैसे, अमित शाह जी भी ताला क्या कहते थे, कुंडी बंद है, आपने देखा कब कुंडी खोल दिया पता ही नहीं चला। नीतीश जी भी कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, आपने देखा। तो ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। राइट, थैंक यू सो मच सर, अरुण कुमार जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बार आप शो में आए, इसके लिए आपका और भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। अरुण कुमार जी फ्रॉम द आरजेडी, थैंक यू वेरी मच सर। Well, everybody is hoping that Nitish Kumar will turn, and my guess is he won't. That's my guess, because he always does everything which nobody expects. So I think one thing I can tell about Chandrababu Naidu, he's always maintained the dharma. Just before the elections, he comes out from the BJP, and then after the elections, probably they come together. But he maintains that stream where you can trust him for some time. When Nitish Kumar is concerned, unless and until they don't provoke Chandrababu Naidu. Yes. If nobody provokes Chandrababu Naidu ji, he's just focused on building up the entire Andhra Pradesh. He wants special status for Andhra Pradesh. Yes. And he wants that amount to be allocated for Amravati, so that Andhra Pradesh can have a new capital. So as long as those two conditions are met, he's fine. But as far as Nitish Kumar ji is concerned, let me tell you, when everybody expects him to turn, he won't. That's it. The day everybody starts to say that Nitish ji बिल्कुल एनडीए में ही रहेंगे, अगले दिन ही आप देखिए वो इधर आ जाएंगे। But I think Modi and Amit Shah are too shrewd to understand that. They know that we can't trust either of them, and we need to have a backup. And they must be already working on a backup. I don't think they are not going to. And the backup would be all 12 Nitish Kumar MPs would join the BJP. Take over this party. And all 16 Chandrababu Naidu MPs would join the BJP. It's a hostile takeover. We are in charge of a party now. That's right. We've got your symbol, we've got your party. You don't have a party anymore. Everybody's got the lotus as a symbol. That's it. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वो जो घंटी है उसके ऊपर जरा क्लिक कीजिएगा, प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको घंटी सुनाई भी दी गई है। और आप सब लोगों को आज अंगारकी संकष्टी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः और जय सिया राम,
हर हर महादेव। हर हर महादेव।